फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक और वीडियो बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 11 और हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार एग्जाम आपका क्या हो, क्रैक हो, आप रोजगार पा जाएं, तो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कौन सा कारक है, कौन सा कारक है ये आपको बताना है। करण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या अपादान कारक है। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल कर्ता कारक होगा। वाक्य के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कर्ता कारक होगा। भैया क्यों होगा? क्योंकि इसमें ने शब्द आया है और कर्ता कारक में जो ने होता है ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है और ने शब्द आया है, इसलिए कौन सा जो है यहां पे कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आपको बताना है यहां पे जो खाली स्थान है यहां पे क्या भरा जाएगा। सेंटेंस है, अभिषेक भरना है आपको, घर चला गया। किसके होगा? अपने आप होगा या इस होगा या उस शब्द भरा जाएगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है ये होगा अपने आप। बिल्कुल, ये सेंटेंस जो शुद्ध रूप होगा इस वाक्य का वह होगा, अभिषेक अपने आप घर चला गया। देखिए किसके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर किसके शब्द होता तो अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह होता। किसके शब्द होता तो प्रश्न सूचक शब्द होता, और प्रश्न सूचक शब्द जब होगा तो वाक्य के अंतिम में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने को जरूर मिलता। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है आज का, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। अब यहां पे आपको क्या बताना है? खाली स्थान के लिए आपको चुनना है, बट यहां पे खाली स्थान कुछ नहीं दिया गया है। ये हमें लगता है कि क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को छोड़ करके स्किप कर देते हैं और बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपको बताना है कि जो भाषा संबंधी निर्देश है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 348 में या अनुच्छेद 120 में। तो ये जो है होगा आंसर आपका अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में भाषा संबंधी निर्देश दिया गया है। भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भैया 348वां जो अनुच्छेद है उसमें ही भाषा संबंधी निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए भैया लिख के मैं बता देता हूं, परमार्थ लिखा हुआ है और परमार्थ का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा परम प्लस अर्थ। क्या होगा? परम प्लस अर्थ। और ये किस संधि का उदाहरण होगा? भैया ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ। तो कहां पे ये देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भैया अद्भुत रस होता क्या है। तो व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम
अद्भुत रस बोलते हैं। व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव आपको बताना है, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है भैया? इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। तो आपका ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना जो मूल रूप है क्रिया का, इसका प्रेरणार्थक रूप, प्रथम प्रेरणार्थक रूप पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रथम प्रेरणार्थक रूप भी मैं आपको बताऊंगा और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप मूल क्रिया जागना का क्या होगा? जगाना होगा, जगवाना होगा, जागवाना होगा या जाग होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रेरणार्थक रूप क्या है भाई? प्रेरणार्थक रूप क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक रूप कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? और जागना मूल क्रिया का जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप है वो क्या होगा? जगाना होगा। क्या होगा? जगाना होगा। जबकि अगर हम द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो भैया उसका आपका जो है हो जाएगा जगवाना। क्या हो जाएगा? जगवाना। मतलब प्रथम पूछा गया है इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, द्वितीय पूछा गया होता तो ऑप्शन बी आपका सही होता। फिलहाल यहां पे आपका ऑप्शन सही होगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, सोरठा कहते हैं या रोला कहते हैं? तो देखिए चौपाई, यहां पे आंसर तो सही हो गया आपका चौपाई। अब चौपाई होता क्या है भैया? जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? दोहा क्या होता है? देखिए ये मात्रिक समछंद है, ये समछंद है, जबकि दोहा की बात करूं तो ये अर्ध सममात्रिक है, ये मात्रिक सम है। वो जो दोहा होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है और इस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। भैया रोला क्या होता है? रोला क्या होता है? ये सममात्रिक छंद है। रोला जो होता है ये सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, 24 मात्राएं टोटल रोला में होती है और ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक। तो ध्यान से सुन लीजिए, चौपाई आपका अर्ध सममात्रिक है, दोहा आपका सममात्रिक है और रोला यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा को आपको मैंने बोला है अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंछी दाना चुग रहा है, पंछी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पंछी पे रेखांकित होना चाहिए, पंछी दाना चुग रहा है, पंछी पे रेखांकित होना चाहिए, नहीं है, मैंने कर दिया है। तो बताना है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंकज, अंडज, खग या नभचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल पंकज होगा। क्यों होगा? पंछी का पर्यायवाची अंडज होता है, खग होता है, नभचर होता है, लेकिन पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची, ये भैया पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो समझ में आया, पक्षी का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पंकज। क्यों? क्योंकि पंकज कमल का पर्यायवाची है। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप लोगों के लिए फैन मैं बंद करके वीडियो बना रहा हूं, काफी पसीना दिख रहा होगा, अगर आपको हो सकता है दिख रहा हो, काफी कुछ ज्यादा हो जा रहा है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो यार बनता है, एक लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। तो जिनका संबंध आध्यात्म से है, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? भैया जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उसे क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक बोलते हैं। जिनका संबंध किससे हो? धर्म से हो, उसको धार्मिक बोलते हैं। जो नीतिगत अनुकूलता से भरा हो उसे नैतिक कहते हैं।
ठीक है, तो बात समझ में टोटल आपको आ गई। यहां पे जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या क्रियावाच्य होगा? तो ध्यान से सुन लीजिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे ही कर्मवाच्य कहते हैं। और यहां पे आपका जो ऑप्शन होगा वो भी कर्मवाच्य ही होगा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। बात समझ में आया? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ने किस कारक का चिन्ह है? ने, तो सबसे पहला प्रश्न जो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कर्ता कारक, और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह क्या होता है? वो होता है आपका ने। ये पहला प्रश्न इसी सीरीज का जो इससे पहले मैंने लिया था उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ने जो है वो क्या है? वो ने शब्द जो है वो आपका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। कर्ता कारक होता क्या है? तो कर्ता के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया महोत्सव को जो संधि विच्छेद है वह होगा महा प्लस उत्सव। क्या होगा? महा प्लस उत्सव होगा। और ये गुण संधि का क्या है? ये गुण संधि का संधि विच्छेद है। किसका? गुण संधि का होगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 to 18 ये आपका पैसेज से संबंधित है जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको आंसर देना है। देखिए पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और फिर नीचे आंसर देने का प्रयास करेंगे। लिखा है, एक मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए, बहुत ही ज्यादा पसीना आंखों के अंदर जा रहा था। चलिए, तो भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हम जब स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, जो दूसरी और विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ होना चाहिए, लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का है। ठीक है, देखिए किसी भी कार्य को, ऐसे आपकी पढ़ाई है, जब तक आप जीवटता नहीं दिखाएंगे, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे, आप एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ ले और सोचे कि नहीं हम केवल एक दिन पढ़ेंगे, कभी सफल नहीं होंगे दोस्तों, कभी नहीं सफल होंगे भाई। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीजें मायने रखती हैं आपके सिलेक्शन में। आप क्या सोचते हो कि एक दिन 16 घंटे 20 घंटे पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है जो बाहर पड़े रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सालों साल मेहनत करते हैं। सिलेक्शन वही पाते हैं जो क्या है, देखिए किताबों से प्रेम कर लीजिए, उसे ही सोना बाबू बना लीजिए, नहीं तो जिंदगी बहुत ज्यादा कष्टमय होने वाली है। अंग्रेजी में एक वाक्य होता है, इफ यू वेस्ट योर टाइम अ डे विल कम व्हेन टाइम विल वेस्ट यू। समय को अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि समय आपको नष्ट करेगा। तो क्यों भाई, जग जाओ, अभी भी जग जाओ, समय है, पेपर होने में अभी भी समय है। रगड़ दो यार खुद को, बंद कर लो 2 महीने के लिए खुद को। और अगर 2 महीने आपने बंद कर लिया कमरे में, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, नोट कर लीजिए कि आप सफलता के बिल्कुल द्वार पे पहुंच जाएंगे। और द्वार पे नहीं, आप सफलता को मुट्ठी में बंद भी कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या, स्मार्ट पढ़ाई। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल बराबर प्रैक्टिस सेट करवा रहा है, हर एक प्रश्नों की व्याख्या करवा रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत क्या करें, कमेंट किया करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और क्या चाहिए आपको, चलिए देखते हैं।
तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहां क्या है भैया, इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्यों आगे निकल गए हैं? आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां, खेलों को राष्ट्र सम्मान। भैया खेलों को जो राष्ट्र सम्मान है, इसी कारण से निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा खेलों का गिरता स्तर, खेलों का गिरता स्तर। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग वैसे तो अब काफी सुधार हुआ है खेलों में, लेकिन जो पैसेज दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो खेलों का स्तर है वो काफी गिरा है। तो आप उसका टाइटल भी दे सकते हैं, बेहतर शीर्षक हो सकता है खेलों का गिरता स्तर। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव या खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ये खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। आंसर डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां की ओर। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव किससे पड़ता है? खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। भैया नकारात्मक किससे पड़ेगा? सुविधा दोगे तो कहां नकारात्मक पड़ जाएगा, सुविधा दोगे कहां, अभ्यास करेंगे तो नकारात्मक कहां हो जाएगा, सम्मान दोगे तो भी नहीं होगा। भैया अगर आपस में गुटबंदी करोगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा खेलों पे। तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, खेल नहीं है या कृषि नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा खेल। बिल्कुल क्या होगा? खेल। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में आज भी खेल जो है वो काफी पीछे चल रहा है। तो यहां पे ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हर एक प्रश्नों को कम से कम पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया, हर एक विकल्पों तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो भैया लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसी ही वीडियोस पर डे आपको भाई मिलती है। तो क्यों आपको नहीं देखना है? देखना है तो जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।